वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने आरओ के एग्जाम के लिए और यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने सबसे पहले पार्ट 1 में अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां और उनकी परिभाषाएं देखी थी। आज इसी टॉपिक का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कृषि का व्यवसायीकरण यहाँ तक पढ़ लिया था। अगला हमारा जो दिया गया है शब्द गैर शुल्क बाधाएं। गैर शुल्क बाधाएं क्या होती है? नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये कौन से होते हैं? सरकार के द्वारा जो आयात शुल्क है उससे अलग लगाए गए आयात प्रतिबंध। मतलब अगर कोई सामान आयात कर रहा है तो उस पर तो आयात शुल्क लगती है, उसके अलावा भी कुछ नॉन टैरिफ बैरियर लगते हैं, उनको ही आयात प्रतिबंध कहते हैं। और इनमें आयात के परिणाम और गुणवत्ता के प्रतिबंध भी सम्मिलित होते हैं, तो इसी को गैर शुल्क बाधाएं कहा जाता है। तो ये क्या कहलाती है? गैर शुल्क बाधाएं। इसके बाद अगला है घाटे की वित्तीय व्यवस्था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना। अगर सरकार जो खर्चा कर रही है वो राजस्व से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं घाटे की वित्तीय व्यवस्था। जननांकिकीय संक्रमण, ये क्या है? जननांकिकी विद फ्रैंक नोटेस्टीन, इनके द्वारा 1945 में इसको विकसित किया गया था, इस अवधारणा को। ये जो अवधारणा है ये आर्थिक विकास से जुड़ी बेहतर जीवन शैली, बेहतर जीवन की दशाओं के परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु दर की गिरावट की विशेष प्रवृत्तियों की व्याख्या करती है। नोटेस्टीन ने जननांकिकी संक्रमण की 3 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें पूर्व औद्योगिक, विकासशील और आधुनिक समाज, यानी कि जैसा समाज होगा, जैसी की सुविधाएं होंगी, वैसे ही इंसान की जन्म और मृत्यु दर प्रभावित होगी। तो बाद में औद्योगिकीकरण के उपरांत भी अवस्था भी इसमें सम्मिलित कर ली गई। अब इसमें पहले तो इन्होंने जब इसकी अवधारणा दी थी तो 3 अवस्थाएं बताई। पूर्व औद्योगिक मतलब जब उद्योग नहीं थे, फिर विकासशील जब उद्योग हुए और विकसित हो रहे थे, फिर आधुनिक समाज जो बन गया जहाँ पर उद्योग पूरी तरह विकसित हो चुके थे, और इसके बाद औद्योगिकीकरण, ये भी एक अवस्था इसमें बाद में शामिल की गई थी। तो ये है जननांकिकी संक्रमण। अगला शब्द दिया है नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या कहलाती है? 1990-91 ये समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर संकटग्रस्त आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार किए थे, जिसमें 3 सुधार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार इकोनॉमिक्स में मिलेंगे और इनको पढ़ना भी है। तो यहाँ पर आर्थिक सुधारों को गंभीरता से लागू करने का निर्णय लिया, और यहाँ पर 7वीं योजना के आरंभ से देश के आर्थिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए। 7वीं योजना कौन सी? पंचवर्षीय योजना। इनका संबंध अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों से है। आर्थिक क्षेत्र में ये परिवर्तन इतने बड़े और प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किए गए कि इन्हें नई आर्थिक नीति की संज्ञा दे दी गई और आर्थिक सुधार की संज्ञा इनको दे दी गई। मतलब इतने अमूल चूकी या फिर इतने ज़्यादा बड़े परिवर्तन ये थे, इतने प्रभावपूर्ण ढंग से इनको लागू किया गया कि इनको एक नई आर्थिक नीति की संज्ञा दी थी। आर्थिक सुधारों के लिए 1991 में घोषित की गई नीतियों में 2 प्रमुख आर्थिक तत्व थे: समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण और ढांचागत सुधार को महत्व देना। ठीक है, उदारीकरण, नगरीकरण, ये यहीं से आया था। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है निर्यात शुल्क किसी देश के वस्तुओं के निर्यात पर लगाया गया कर कहलाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या होती है? किसी देश से वस्तुओं के निर्यात पर लगाया गया कर, उसको ही एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब हम एक्सपोर्ट सामान करते हैं उस पर जो कर लगता है उसको निर्यात शुल्क कहते हैं। फिर अगला इसी में टर्म है निर्यात संवर्धन। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या कहलाता है? ये कई बार पूछा जा सकता है। राजकीय और व्यापारिक समर्थन सहित वे सभी नीतियां जिन्हें सरकार उच्च आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने और आर्थिक और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के ध्येय से अपनाती है। जब सरकार चाहे कि हमें अधिक विदेशी मुद्रा कमानी है तो ये सारी चीज़ें लागू करेगी। इन नीतियों से निर्यात बाधाओं को दूर किया जाता है। निर्यात संवर्धन इसको कहते हैं। नियोजक, रोजगार दाता, ये क्या होते हैं? वे स्वनियोजक जो अपना काम स्वयं करते हैं और कुछ भागीदारों की सहायता से चलाते हैं और प्रायः श्रमिकों को उस उद्यम के संचालन के लिए काम पर रखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नियोजक, रोजगार दाता। एक प्रकार की नियोजक भी है वो, मतलब खुद से भी उद्यम कर रहे हैं और साथ में रोजगार दाता है, रोजगार भी दे रहे हैं कुछ लोगों को। अगला दिया गया है परिणामात्मक प्रतिबंध। ये क्या होते हैं? आंतरिक उद्योगों के संरक्षण और भुगतान शेष के घाटे को कम करने के लिए देश में आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा नियत करना परिणामात्मक प्रतिबंध कहलाता है। अगला तथ्य दिया गया है पारिवारिक श्रम या फिर श्रमिक परिवार के खेत, फैमिली लेबर और वर्कर्स। ये क्या है? उद्योग या फिर उद्यम आदि में नगद और वस्तु स्वरूप मजदूरी पाने की इच्छा के बिना काम करने वाला व्यक्ति
पारिवारिक श्रम, यानी कि आपने कोई श्रम चला रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आप अपने परिवार के ही सदस्यों को रख रहे हैं। अब वो आपसे हर महीने सैलरी तो नहीं मांगेगा, कुछ नकद या वस्तु स्वरूप तो आप उसको मजदूरी में नहीं देंगे, ठीक है। तो ये परिवार, श्रमिक परिवार के खेत, यानी कि अपने ही परिवार का कोई काम करना, ये कहलाता है। इसके बाद प्रतिष्ठान क्या होते हैं? ऐसे उद्यम जिनमें वर्ष की अधिकांश अवधि में पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिक आवश्यक कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अब ये देखिए बहुत ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश। इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी शामिल नहीं की जाती है, ये याद रखिएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है। प्रायः यह धारणा रहती है कि शेयर बाजार में लगा जो धन है वो अस्थिर है, वो चेंज होता रहता है, जो अल्पकालिक सट्टेबाजी के लिए आया है और कभी भी इसको समाप्त हो सकता है। जो धन होता है शेयर बाजार का वो अल्पकालिक सट्टेबाजी के लिए होता है और कभी भी समाप्त होता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको FDI भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिए FDI। ये जो है, ये चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही परिस्थिति में देश में काम ही आता रहता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये आप समझ गए होंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। FDI, आपको FDI टर्म भी मिल सकता है कि FDI की बेहतर परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आप इसको अच्छे से बार बार पढ़ लें। इसके बाद अगला दिया गया है प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? पर कैपिटा इनकम। किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात जो है, नेशनल इनकम और जो राष्ट्रीय जनसंख्या है, नेशनल पॉपुलेशन, इन दोनों का जो रेशियो है, यही कहलाती है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रवेश अवरोध, बैरियर ऑफ एंट्री, बेकारक जो किसी उद्यम में प्रवेश के इच्छुक फर्मों का आगमन कठिन बना दे। मतलब कि कोई व्यक्ति है, वो कोई फर्म स्टार्ट करना चाहता है, अब स्टार्ट करने के लिए कई सारे उसमें रूल्स रेगुलेशन है, उनका पालन करना पड़ेगा, तो उनको ही प्रवेश बैरियर कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना शुरू करना है और उसमें उसकी शुरुआत में कई सारी कठिनाइयाँ उसे देखनी पड़े, तो ये बैरियर्स कहलाएंगे। ये अवरोध उस उद्यम में लगी पुरानी फर्मों को प्रभावित नहीं करते, केवल नई फर्मों पर ही लागू होते हैं। ये यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है। अगला है प्रसव या फिर मातृत्व मृत्यु दर। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ना है। यह प्रसव काल में माताओं की मृत्यु और सजीव जन्मों का अनुपात होता है। कई बार सजीव जन्मों के साथ गर्भपात का भी योग बन जाता है। अनुपात की गणना 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्रसव या फिर मातृत्व मृत्यु दर है, इसकी गणना कितने वर्ष की अवधि में होती है? ये 1 वर्ष, प्रत्येक वर्ष में। तो प्रत्येक वर्ष में प्रसव काल में जो माताओं की मृत्यु हो जाए या फिर जो बच्चा जन्म लिया है उनकी मृत्यु का अनुपात जो है, उसको कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर। अगला है बजट घाटा। सरकार की आय और कर राजस्व के द्वारा उसके व्यय का पूरा ना हो पाना बजट घाटा है। ब्रूटलैंड कमीशन क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त आयोग था, उसको ब्रूटलैंड कमीशन कहा गया। इसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें धारणीय विकास की परिभाषा और बड़े व्यापक रूप से इसमें उद्धरण दिया गया था। धारणीय विकास, जिसको आजकल सतत विकास कहा जा रहा है, तो उसी प्रकार की चीज़ें इसके द्वारा दी गई थी। ब्रूटलैंड कमीशन, इसको याद रखिए बस कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने 1983 में इसका गठन किया था। बेरोजगारी, आप सब इसको जानते हैं क्या है, बहुत सारे अभी हम सभी इसी का सामना कर रहे हैं। तो वे सभी व्यक्ति जो काम के अभाव के कारण बेकार बैठे हैं, रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों के माध्यम से अथवा संभावित रोजगारदाताओं को आवेदन देकर रोजगार के लिए अपनी उपलब्धता सूचित कर रहे हैं। इन्हें कार्य की वर्तमान दशाओं और प्रचलित पारिश्रमिक दरों पर काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। भुगतान संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम में पूछा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूपीपीएससी ने भी कई बार पूछा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें। किसी देश की वर्ष भर यानी 1 साल की अवधि में शेष विश्व से चालू और पूंजीगत खातों पर हुए समस्त लेन देन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा किन खातों पर लेन देन होता है, तो चालू और पूंजीगत खातों का समस्त लेन देन 1 साल की अवधि में। वो सांख्यिकीय सार जो होता है, इस खाते में अवधि भर के सभी दायित्वों और परिसंपत्तियों का ब्यौरा होता है, इसलिए यह सदैव संतुलन में रहता है। मतलब चालू और पूंजीगत खातों पर हुए समस्त लेन देन का सांख्यिकीय सार भुगतान संतुलन कहलाता है। इसके बाद अगला दिया है भूमि या फिर राजस्व बंदोबस्त। देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद प्रशासन का गठन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया। सरकार के हित की दृष्टि से प्रत्येक भूखंड में उगाए जाने वाले राजस्व का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया।
यह भूखंड चाहे किसी किसान के अधिकार में हो, महल अथवा राजस्व ग्राम या फिर किसी जमींदार के अधिकार में रहा हो, यह अधिकार चाहे स्वामित्व अधिकार रहा हो या फिर करचन अधिकार रहा हो, इसी अधिकार के आधार पर राजस्व निर्धारण को भू राजस्व व्यवस्था का बंदोबस्त कहा गया। तो ये आज़ादी के समय का एक बंदोबस्त था। भारत में 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई थी उस समय। स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे, किसानों के साथ व्यक्तिगत आधार पर राजस्व का निर्धारण, जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कह रहे थे, और पूरे राजस्व ग्राम से राजस्व व्यवस्था, जिसको महलवाड़ी कह रहे थे। ये टर्म कई बार आप मेंस में यूज भी कर सकते हैं, महलवाड़ी। और सीधे सीधे स्थायी बंदोबस्त पूछा जाता है, जमींदारी व्यवस्था क्या होती है ये पूछा जाता है, ठीक है, रैयतवाड़ी क्या है ये पूछा जाता है। तो ये वही है भूमि राजस्व या राजस्व बंदोबस्त जो उस समय थे, 3 प्रकार के लागू थे। भविष्य निधि क्या होती है, प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं, कर्मचारियों के हितार्थ संचालित कोष। इसमें कर्मचारी और रोजगारदाता दोनों ही अंशदान जमा करते हैं और इसका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। इसकी संचित राशि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को दे दी जाती है। इसमें जो राशि इकट्ठा होती है वो रिटायरमेंट के समय जो कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय होता है, उसको दे दी जाती है। तो इसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। भविष्य के लिए जो फंड एक संचित हो रहा है उसको ही भविष्य निधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये सारी शब्दावलियाँ कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का ही, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जुड़े रहें वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कीजिए या फिर हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।